घोषणा पत्र लिखेगी अब भारत की जनता, स्वयं घोषणा पत्र लिखेगी अब भारत की जनता। बहुत बार देखी है अब तक सत्ता की निर्ममता। निश्चय कर लो इस चुनाव में वोट करेंगे उसको, निश्चय कर लो इस चुनाव में वोट करेंगे उसको जो विकास के पथ पर चलकर स्थापित कर दे समता। जौन बान क्रूर दोहियों की हम न लिखेंगे फिर बान वो लिखेगा कौन। और कैसा चाहिए गोपाल देश का प्रधान हमें, हम न लिखेंगे तो प्रधान वो लिखेगा कौन। तो हम जो ना आ जानते हैं मोदी को बाको मोदी की फोटो दिखाई दे, जो ना आ जानते हैं मोदी को बाको मोदी की फोटो दिखाई दे। जाको चढ़ी है ज्यादा गर्मी बाको बाबा से भेंट कराई दे। मतलब युवा हताश है कहीं ना कहीं, रोजगार संबंधी शिक्षा संबंधी लेकर कहीं ना कहीं। तो कि न्यायालय में भीड़ लगाएं या धरना दे सड़कों पर, क्या अच्छा होगा यदि ये सब आ जाएंगे दंगों क्या पर? बात है थी, वाह, वाह। न्यायालय में भीड़ लगाएं या धरना दे सड़कों पर, क्या अच्छा होगा यदि ये सब आ जाएंगे दंगों पर? आओ जरा मेरे द्वार पे प्लम्बर, जाने क्या मित्र निकलने लगा है। वो कह रहा है अपने प्लम्बर से, आओ जरा मेरे द्वार पे प्लम्बर, जाने क्या मित्र निकलने लगा है। छिद्र तो कोई नहीं फिर भी कुछ चित्र विचित्र निकलने लगा है। गीजर से मेरे नेता के जैसा ही भ्रष्ट चरित्र निकलने लगा है। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया जिले के औरैया विधानसभा क्षेत्र में। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर रमेश दिवाकर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन हालांकि कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं और इस वक्त हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कवि और कवित्री। हम आपका पहले परिचय लेंगे। जी बिल्कुल, मैं यहाँ औरैया का एक निवासी हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है। कविता के क्षेत्र में थोड़ा सा दखल है, लोगों ने सराहा तो कुछ आगे भी बढ़ गया। पत्रकारिता मैंने की करीब 15 साल तक, उसके बाद मंची व्यस्तताओं के चलते उससे थोड़ा सा दूर हटना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं भारत माता का एक पुत्र हूँ और उनके सदैव विकास के विषय में ही मन में रहता है। तो इस वक्त हम चुनाव को लेकर आए हैं मुद्दा उठाने की। औरैया में क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर, तो क्या कहना है आपका? देखिए, औरैया में अगर ऐसा देखा जाए तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रदेश के विकास के सारे मुद्दे यहाँ भी अप्लाई होते हैं। अल्टीमेटली औरैया भी अपने प्रदेश का, अपने सूबे का एक जनपद है और विकास की जो संभावनाएं पूरा प्रदेश करता है, जो आकांक्षाएं पूरा प्रदेश करता है, वो हमारा जिला भी करता है। जहाँ तक यहाँ के लोकल मुद्दों का प्रश्न है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्लास्टिक सिटी। कितने वर्षों से इस पर काम हो रहा है, बहुत सी सरकारों ने वादे किए, दावे किए, लेकिन वो हवाई साबित हुए। और बीते 5 वर्ष भाजपा सरकार के भी गुजर गए, हम प्लास्टिक सिटी को डेवलप होते नहीं देख पाए, जबकि उसकी संभावनाएं पूरी हैं। ज़मीन दी जा चुकी है, वहाँ पे बाउंड्री बन चुकी है और हमारे जनपद के विकास में वो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूँ, और वो होना ही चाहिए। पता नहीं कितनी सारी ज़मीन वहाँ पर अधिग्रहण करी हुई रखी है। प्लास्टिक दाना यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट है, एनटीपीसी और गेल के जरिए वो निकलता है। तो बहुत अच्छी संभावना है और हमारा जनपद महानगरों के समकक्ष खड़ा हो सकता है, मैं आपसे बताऊं, लेकिन वो बात नहीं हो पा रही है। पंचनद बांध परियोजना बहुत दिनों से लंबित है। कांग्रेस सरकार में, कभी केंद्र सरकार में जब गौरी सिंह जी मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने उसकी बात संसद में उठाई थी। संसद में उस पर बहस हुई थी आज से 20 साल पहले। उस पर वादा किया गया था नेहरू जी की गवर्नमेंट में कि यहाँ पंचनद बांध परियोजना शुरू हो गई। बीते बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आई मीन टू से इससे पहले जो ये कार्यकाल गुजरा, इससे पहले जब उमा भारती मंत्री हुआ करती थी, तो उमा भारती आई थी, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था। हमारे पत्रकार साथी उस हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे और तमाम चर्चाएं उस पर हुई थी, लेकिन अभी भी ज़मीन पर वो परियोजना नहीं उतरी है। हालांकि अभी सुना है कि सरकार ने गाँवों को खाली कराने और उनको बेहतर कॉलोनियाँ देने का ऐसा कुछ निर्णय किया है, लेकिन हम तो अंधा जब देखें जब पतियाए, ऐसा कहा जाता है कि जब बनते देखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो औरैया के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अभी हमको जेल नहीं मिली है, अभी हमको पुलिस लाइन नहीं मिला है। 5 वर्ष आपकी सरकार के भी हो गए, आपका भी हक फर्ज बनता है कि जनपद के जो हक हैं, हम 20 साल के हो गए अगर जनपद की हिस्ट्री को देखा जाए। हमारा जिला जवान हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारे ऑफिस, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो जिला लेवल की हमको मिली नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो ये कार्य कर सकती है? बीते वर्षों में भाजपा ने तो नहीं कर दिखाया।
नहीं बड़ा संवेदनशील प्रश्न पूछ दिया। इस समय आचार संहिता का मौका है, लेकिन फिर भी जो बात है वो कहनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने नाम के आगे कवि लगाया। संभावना अगर है, अगर आकांक्षा है, तो इन्हीं लोगों से है जो इस समय सत्ता पर काबिज हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किए हैं, बहुत सी देश की ऐसी समस्याएं जो वर्षों से चली आ रही थी। राम मंदिर को मैं उस तरह से नहीं लेता कि मेरा धार्मिक प्रतीक स्थल है, मैं उस तरह से लेता हूँ कि वर्षों तक, बल्कि कहें तो शताब्दियों तक इस देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बना रहा। लोग मरते रहे, समाज में आग लगी रही उस मुद्दे को लेकर के, अब वो पूरी तरह से सबसाइड हो गया। उस विषय को लेकर लड़ने वाला कोई नहीं है। तो ये तो है, इन पर विश्वास किए कर सकते हैं, लेकिन इनको ध्यान देना चाहिए। जब मैं जनपद के नागरिक की हैसियत से कहता हूँ तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इनसे अपनी बात भी कहूँ। और दोनों चीज़ें, चाहे वो जेल का प्रकरण हो, वो प्लास्टिक सिटी का प्रकरण हो, वो पुलिस लाइन का प्रकरण हो, पंचनद नाद का एक चीज़ और है, पंचनद बांध, वो किताब है ना एक अपने यहाँ छपी, तो बार बार नाद निकलता है, पंचनद बांध मैं कहता हूँ। एक और चीज़ है, हमारे जनपद को इटावा से लेकर के बिंदगी तक की रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है। मैंने खुद टीवी पर देखा था कि इस पर चर्चा हुई थी, बजट एलोकेट हुआ था, मैंने लैंडमार्क देखे हैं, उसकी नपती हुई है, प्लान टेबल सर्वे मुझे लगता है कि हो गया है, क्योंकि उसकी गहराई पता नहीं लगी पत्रकार होने के बावजूद। लेकिन वो एक बड़ी परियोजना है। अभी जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो जनपद मुख्यालय जो शहर है औरैया, इससे 20 किलोमीटर दूर है। आप कल्पना कीजिए कि अगर शहर औरैया के रहने वाले को रात में कोई ट्रेन पकड़नी है या रात में किसी ट्रेन से उतर के घर आना है, तो उसके लिए कितना परेशानी खेज मुद्दा है ये। तो ये जो औरैया से बिंदकी वाया, इटावा से बिंदकी वाया औरैया रेलवे लाइन है, ये बहुत जल्द बनवाई जानी चाहिए। जब इसके लिए बात कही गई तो उसे पूरा भी होना चाहिए, ये मेरा मानना है। औरैया में इस वक्त जो चुनाव आ रहे हैं, उसको चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं इस वक्त? चुनाव को लेकर के जो मुद्दे हैं वो खास तौर से विकासात्मक राजनीति हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनता को विकास के मुद्दों पर और एक राष्ट्रोत्थान को लेकर के लोगों को अपने विचार रखना चाहिए और उसे वोट करना चाहिए। जो विधायक या जो जनप्रतिनिधि आम जनता के दुख सुख में अपनी भागीदारी निभाए और जो सरकारी स्तर पर जो योजनाएं लागू की जाती हैं उनको जन जन तक पहुंचाए। जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हम सबके करीब हो, हम सब लोगों के पीड़ाओं को समझे और राष्ट्रोत्थान में हम लोगों की मदद करे। यहाँ के जो पिछले विधायक थे रमेश चंद जी, फिलहाल हमने सुनने में आया उनका देहांत हो गया है, तो क्या उन्होंने इतने बीते सालों में यहाँ पे औरैया के लिए कुछ काम कराए हैं? ऐसा कोई हमें कार्य नहीं दिखा उन्होंने, ऐसा कोई कार्य कराया यहाँ तक। अभी हमारे यहाँ जो विधायक रमेश दिवाकर थे, उन्होंने ऐसी कोई पंचवर्षीय में कोई ऐसा काम हमें नहीं दिख रहा जो उन्होंने किया है। तो अभी भाजपा से काम वैसे अधूरे पड़े हुए हैं, सब कोई काम नहीं कराया है। तो अभी भाजपा से जो है गुड़िया कठारिया जी को मिला है टिकट, तो क्या लगता है आपको, उनसे उम्मीद है कि नहीं? अब देखो क्या, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते भाई, हम इसमें क्या करते हैं। हम तो भाई अपने साथ हैं, वोट है, वोट देना है तो वो तो हम बीजेपी को देंगे, क्योंकि वो हम तो अपने हिंदुत्व के लिए बात कहेंगे, तो हम तो हिंदुत्व के लिए भाजपा को ही वोट देंगे। भले ही कार्य हो या ना हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भाजपा को वोट हमें देना है, क्योंकि वो हमारे देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और देश को बचा रहे हैं, उनके लिए है। विपक्ष कहता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा देखती है, बात ये सही है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सबको देखती है, सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन यहाँ के नेता जो बन जाते हैं वो विकास नहीं करते हैं बस। बाकी वो जो लोग ऊपर बैठे हैं वो सब काम अच्छा करते हैं और सबको लिए सोचते हैं, उनके लिए सब लोग बराबर हैं। ये मोदी जी का भी कहना है, योगी जी का भी कहना है, लेकिन यहाँ के जो नेता बनते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना पैसा पैदा करते हैं बस, विकास में नहीं लगाते। विकास में लगाएं तो लोगों को चार रोजगार मिले, उससे फ़ायदा मिले, कुछ लाभ मिले, उसमें नहीं लगाएंगे। रोजगार और महंगाई को लेके क्या कहना है आपका? देखिए, रोजगार महंगाई, हम लोग महंगाई के लिए तेल है, टमाटर है, इन चीज़ों के लिए सरकार नहीं बनाते हैं। सरकार को देखा जाता है कि मुद्दे क्या हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का है अपराध का। अपराध यहाँ पे सुरक्षा देना, जो व्यापारी वर्ग है उनको सुरक्षा देना एक बड़ी बात थी, तो कहीं ना कहीं अपराध कम हुआ है। बीहड़ पूरा बीहड़ बसा दिया था। निर्भय सिंह गुर्जर ने एक बार इंटरव्यू में ये कहा था कि शिवपाल सिंह यादव हमारे बड़े भाई जैसे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो सरकारें ये चल रही हैं, परिवारवाद की जो सरकारें हैं, अगर वो ऐसे चलेंगी आतंक का रख करके, सबसे बड़ा मुद्दा वही था जो अब जाकर के कम हुआ है और कहीं ना कहीं गुंडों को जेल मिल रही है और ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो विकास भी होगा, जब अपराध नहीं होगा तो लोग चार पैसे कमाएंगे भी, उससे रोज़गार भी आएगा और महंगाई बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, चलता रहता है। सबकी सरकारें आती हैं, अपने अपने तरीके से इसको सब कराती हैं, लेकिन कौन सबकी बात कर रहा है,
कौन व्यक्तिगत बात कर रहा है, हमें परिवारवाद देखना है या समाज के लोगों को देखना है। अगर हमारा देश बढ़ रहा है तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को गीता में लिखा है, सीधा सीधा दर्शक सुन रहे हैं, गीता में लिखा है कि जो देश और धर्म के साथ खड़ा रहे उसके साथ आपको खड़े रहना चाहिए। और महंगाई आएगी चली जाएगी, फिर सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता महंगाई है, गरीबों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है, महंगाई है, कैसे घर चलेगा? गरीबों के लिए तो देखिए इस बार बहुत कुछ किया गया है, 1000 रुपये महीने राशन वगैरह हर चीज़। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा समस्याएं मिडिल क्लास को आती हैं, क्योंकि जब गरीबों को कोई सुविधा दी जाती है तो उसका टैक्स मिडिल क्लास वाले भरते हैं। अमीरों का जो भी टैक्स लगता है वो तो एक तरीके से अपने प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उसमें लगा देंगे, वो वापस फिर से मिडिल क्लास वालों पे ही आएगा। और मिडिल क्लास वालों के लिए नौकरी से ज़्यादा हम मेरे ख्याल से उन्हें अपने व्यवसायों के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी पैदा करें, दूसरों को नौकरियाँ बांटना शुरू करें। और इसके लिए मुझे सरकार ने सार्थक कुछ नियम बनाए हैं 2013 से लेकर 2014 से लेकर अभी तक मैंने देखे हैं, काफ़ी कुछ सही नियम आए हैं सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सरकार एक सही दिशा में जा रही है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में है, और उसी तरह से यूपी में भी काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जितने भी विकास तेज़ी से हो रहा है उससे थोड़ी सी स्पीड और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई पार्टी ऐसी लगती नहीं है जो इन सब मुद्दों पर बात करती हो या जो इन सब के बारे में सोचती हो। ना मैंने कभी इससे पहले यूपी में देखा है कि कोई भी सरकार ऐसी आई हो जिसने सबको साथ में रखकर, सेंटर में रखकर और बिजनेस के बारे में सोचा हो, स्टूडेंट के शिक्षा पद्धतियों के बारे में सोचा हो। तो शिक्षा के रूप में और व्यवसायों के रूप में सरकार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद कर रही है लोगों की। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, वो भी कुछ बदलाव करेंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ, उनके पापा को इतने सारे मौके दिए गए थे, अभी उनको भी मौका दिया गया था 5 साल। तो देखिए, देश की जनता की भावनाएं मौक़ों से नहीं मिलती हैं। आप भरोसा जीतिए, आपको मौका मिलेगा। जब लोगों को आप पे भरोसा रहा नहीं है ना, देश चलाना कोई वो क्रिकेट का मैच थोड़ी है कि ये ट्राई बॉल थी, पहली बार हम इसमें फेल हो गए, हम दोबारा फेंको, हम इस बार अच्छा खेलेंगे, तो ये नहीं होता है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये बता रहा था, आपने कहा कि अखिलेश जी को, जिसको देखो मुलायम सिंह के बेटे की जिसको चिंता हो वो अखिलेश भैया को वोट करे, जिसको अजीत सिंह की बेटे की चिंता हो वो नल को वोट करे टोंटी के साथ में, जिसको सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी के बच्चों की चिंता हो वो कांग्रेस को वोट करे, लेकिन जिसको अपने बच्चों की चिंता हो, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो वो बीजेपी को वोट करे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के सुरक्षा के लिए, हम लोगों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारत के जनता की पार्टी यही भारतीय जनता पार्टी है। थैंक यू। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, अब विकास अयोध्या में हम गए थे, हमने सुना कि राम मंदिर बन गया है, ऐसे तो और कोई विकास दिख नहीं रहा है अयोध्या में। महंगाई वही है और बेरोजगारी वही है, इस पे क्या कहना है आपका? महंगाई आती रहेगी, कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन जो हम लड़ाई लड़ रहे थे लगातार 500 सालों से, वो अगर जीत के हमने कहीं अपने धर्म को बचाया है तो ये बहुत निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है, और हम उसको ही सपोर्ट करेंगे जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा। यदि धन एक बार चला गया तो वापस आ सकता है, किंतु धर्म चला गया तो वापस नहीं आ सकता। कहीं मैंने लिखा था कि जौन गान गा कर के भारत स्वतंत्र हुआ, हम न लिखेंगे तो गान वो लिखेगा कौन। जौन गान गा कर के भारत स्वतंत्र हुआ, हम न लिखेंगे फिर गान वो लिखेगा कौन। और आदि से अभी तक चला है जिस पे देश, हम न लिखेंगे तो विधान वो लिखेगा कौन। और छाती बेदता हो जौन बान क्रूर दोहियों की, हम न लिखेंगे फिर बान वो लिखेगा कौन। और कैसा चाहिए गोपाल देश का प्रधान हमें, हम न लिखेंगे तो प्रधान वो लिखेगा कौन। तो हमें प्रधान लिखने की ज़रूरत है, हम प्रधान लिखते रहेंगे अपने। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम आ रहे थे, हमने देखा औरैया की सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, बहुत गड्ढे हैं, तो क्या लगता है औरैया में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा ही दिख रहा है, ऐसे छोटे शहर नहीं दिख रहे हैं? ये लोकल जो पॉलिटिक्स होती है, जो लोकल के नेता होते हैं वो ध्यान नहीं देते अपने जब सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जो राजनेता, जो नेता, जो विधायक, जो सांसद, वो हमारे यहाँ कितनी बार आता है, हमारी क्या सहायता करता है। ऐसा तो नहीं कोई बाहर से आया और हमारे यहाँ सांसद बन गया, हमारे यहाँ विधायक बन गया और फिर 5 साल तक दिखा नहीं। हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे समाज में रहे और हम लोगों की पीड़ाओं को सुने। जितने भी विकास के मुद्दे हैं, मैं नहीं चाहता कि सड़क अगर बन रही है, सड़कों से विकास होता है, केवल सड़कों से विकास नहीं होता है। विकास देश रक्षा से विकास होता है कि हम कितने सक्षम हैं, हमारे देश की कहाँ तक नींव जा रही है, हमारा कौन देश सम्मान कर रहा है और हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, ये भी एक विकास है। क्या कहना है आपका, औरैया में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? औरैया में काम विकास को देखते हुए अभी जो पिछले विधायक थे उन्होंने तो कुछ कराया नहीं, दिवाकर जी ने,
लेकिन जब ये कहा जाता है कि पार्टियां कैसी हैं और कौन आ रही है, तो हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी हो ही नहीं सकती है। उन्होंने जो कार्य किए हैं, जबकि उच्च स्तर पर पहले कार्य होने चाहिए, पहले आसपास देखना चाहिए, उसके बाद फिर अपना तो बाद में देख लिया जाएगा। जब बाहर से हम घिरे हुए हैं, उनको बाहर को सपोर्ट सुरक्षित होना चाहिए। हमारा देश सुरक्षित है, हमारी मातृभूमि सुरक्षित है, तो सब सुरक्षित हैं। मैंने अभी भाई साहब ने कहा कि जो है टोंटी वाली बात की, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि जो ना आ जानते हैं मोदी को बाको मोदी की फोटो दिखाई दे, जो ना आ जानते हैं मोदी को बाको मोदी की फोटो दिखाई दे, जाको चढ़ी है ज़्यादा गर्मी बाको बाबा से भेंट कराई दे। और मन ना लगे शामिली में जाको, मन ना लगे शामिली में जाको, ओ शिमला के दर्शन बाए कराई दे। और कह रहे ना में ज़्यादा आंसूर मचावे, करेला को जूस ढंग से पिलाए दे। क्या बात है सर। महिलाओं से जानना चाहते हैं, लड़कियों से जानना चाहते हैं, क्या महिलाएं सशक्त हो गई हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल सशक्त हो गई हैं। जो पहले की सरकारें हमारी करती थी कि जब महिलाएं गलियों से गुजरती थी तो उनके ऊपर तेजाब छिड़का जाता था, अब महिलाएं रात को कहीं भी निडर निकल सकती हैं। बिल्कुल महिलाओं के लिए जो एंटी रोमियो स्क्वाड का काम किया गया है वो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है। महिलाएँ सशक्त हुई हैं और अब महिलाओं ये दिखाएंगी कि हम खुद में सक्षम हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक महिलाएं सशक्त हुई हैं। अभी देखिएगा, अब तो सेना में भी इस बार से हो गया है ना कि फ़ीमेल भी जा सकती हैं, तो एक बड़ी बात है। और फिर भी हम लोग ना बेहतर से बेहतरीन की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी देश में एक मुद्दा बड़ा बना हुआ है रोज़गार का, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उस पर अभी और काम होना चाहिए, है ना। नई शिक्षा नीति हालांकि एक बहुत अच्छा निर्णय है, फिर भी 2019 से जो भर्तियां हैं वो 22 तक अटकी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकता है ना। वो तो कोरोना के चलते हो गया, स्कूल बंद हो गया है, रुक गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 2019 से अभी तक लगी हुई हैं, है ना। वैकेंसियाँ 2014 के बाद लेखपाल की जो वैकेंसी आई है वो 2014 के बाद आई है। कहीं ना कहीं पेपर का लीक हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर प्रश्न लगाते हैं। तो और बाकी व्यवस्थाएं तो है ही। तो क्या लगता है इस बार आपके हिसाब से कौन मतलब बेहतर काम कर सकता है? हालांकि यही है, काम करने की उम्मीदें हम उसी से लगाते हैं जिसका दिख रहा है। तो ये बात तो सच है, हम उम्मीदें बीजेपी से ही लगा रहे हैं, तो इसीलिए अपनी बात हम उसी व्यक्ति से तो कह सकते हैं ना जिससे हमें उम्मीद होती है कि वो बेहतर कर सकता है, तो उन्हीं से ये सारी उम्मीदें हैं। तो आइए हम इनसे पहले तो कुछ कविता सुनेंगे राजनीति पर, कुछ सुना दीजिए सर। राजनीति के विषय में कुछ कविताएं आपको सुनाता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार निश्चित रूप से बहुत निष्पक्ष ढंग से अपनी बात समाज तक पहुंचाने का प्रयास करता है। सबसे पहले तो मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं। एक कविता के माध्यम से 4 पंक्तियों की कविता है कि शासन और प्रशासन साथी दिशाहीन हो जाएगा, शासन और प्रशासन साथी दिशाहीन हो जाएगा, या विकास का सूर अनय के कोहरे में खो जाएगा, जनता भी शोषण षड्यंत्रों का शिकार हो जाएगी अगर देश का पत्रकार या कलमकार सो जाएगा। अगर क्या बात है सर, आपने तो एकदम प्रोत्साहित कर दिया हमें। आइए 1-2 मुक्तक और आपको सुनाता हूँ। जो सरकारें चल रही हैं निश्चित रूप से वो जिन अपेक्षाओं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पा रही। हालांकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी जनाकांक्षाएं बहुत सारी होती हैं। एक मुक्तक मैं उनको सौंपता हूं कि कुछ पाने के लिए मित्र खुद खो जाना पड़ता है, पागलपन की हद तक साधक को जाना पड़ता है, और यूं ही नहीं सफलता द्वारे पर दस्तक जे जाती, सांसों को भी सिद्ध मंत्र सा हो जाना पड़ता है, सांसों को भी शुद्ध मंत्र सा हो जाना। क्या बात है, क्या बात है। एक और मुक्तक देखिएगा कि स्वयं घोषणा पत्र लिखेगी अब भारत की जनता, स्वयं घोषणा पत्र लिखेगी अब भारत की जनता, बहुत बार देखी है अब तक सत्ता की निर्ममता, निश्चय कर लो इस चुनाव में वोट करेंगे उसको, निश्चय कर लो इस चुनाव में वोट करेंगे उसको, जो विकास के पथ पर चलकर स्थापित कर दे समता, जो विकास के पथ पर चलकर स्थापित कर दे समता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद सर। आपके तरफ से भी कुछ सुनना चाहेंगे? कब तक पेट भरेगा यूपी इन झूठे भाषण नारों से? कब तक पेट भरेगा यूपी इन झूठे भाषण नारों से? मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं अब तक की सरकारों से। ना जाने कितने सीएम निकले लेकिन परिणाम नहीं निकला। किसी योजना में सरकारी युवा का नाम नहीं निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने तो रोजगार पे सवाल खड़े कर दिए। क्या कहना है? जैसे कि अभी एक न्यूज़ में आया था, कोई आम आदमी पार्टी का कह रहा था कि राम मंदिर में घोटाले हो गए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे वैसे उल जुलूल बकने वालों की सरकार नहीं है। ऐसे वैसे उल जुलूल बकने वालों की सरकार नहीं है। सनातन धर्म का हो अपमान तो यह स्वीकार नहीं है। और जो दो शब्द नहीं बोले थे कार सेवकों के बलिदानों पर, उन्हें राम मंदिर निर्माण में बोलने का अधिकार नहीं। उन्हें राम मंदिर बोलने में अधिकार नहीं। और हम किसको ताज देंगे, किनको हम चाहते हैं। अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ कि ऐरे गहरे नत्थू गहरे को सरताज नहीं देंगे। ऐरे गहरे नत्थू गहरे को सरताज नहीं देंगे। ऐरे गहरे नत्थू गहरे को सरताज नहीं देंगे। चील कबूतर को हम गुर के बाज नहीं देंगे। और कल बिगाड़ा था जिनने भगवा और तिरंगे का, उनके हाथों में हम फिर से राज नहीं देंगे। अब हम आपके मुंह से कुछ सुनना चाहेंगे सर। हाँ रितिका, बिल्कुल। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ द मिलियन वॉइस का कि उन्होंने इस मुद्दे पर औरैया जैसे छोटे शहर को भी अपनी कैटलॉग में, अपनी सूची में लिया। अन्यथा महानगरों में ये सब चर्चाएं होती रहती हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अजय अंजाम इसी बात के लिए विख्यात हैं कि वो नेताओं को लपेटे में लेते ही रहते हैं। तो आज भी मैं कुछ नेताओं को, कुछ पार्टियों के आपके सामने लेता हूँ। सबसे पहले मैं उस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब कानपुर में एक इत्र वाले मित्र के यहाँ से किसी पार्टी का चरित्र निकला था, तो मैं उसको अपनी पंक्तियों में रखना चाहता हूँ। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक व्यापारी के घर में पाइपलाइन लीकेज हो जाता है और वो प्लम्बर को अपने फ़ोन करता है। देखना कैसे कहता है, आओ जरा मेरे द्वार पे प्लम्बर, जाने क्या मित्र निकलने लगा है। वो कह रहा है अपने प्लम्बर से, आओ जरा मेरे द्वार पे प्लम्बर, जाने क्या मित्र निकलने लगा है। छिद्र तो कोई नहीं फिर भी कुछ चित्र विचित्र निकलने लगा है। गीजर से मेरे नेता के जैसा ही भ्रष्ट चरित्र निकलने लगा है। आके जरा नल ठीक करो, इसकी टोटी से इत्र निकलने लगा। आके जरा इसे ठीक करो, इसकी टोटी से इत्र निकलने लगा है। बहुत सारी बातें हैं। बसपा का जो हम चरित्र देख रहे हैं, हाथी बहुत दिनों से सड़कों पे नहीं निकल रहा, हालांकि वो मानवाधिकार और पशु संरक्षण के तहत है, लेकिन चुनावी हाथी भी बहुत इस समय दूसरे मोड में है। तो वहां से कहता हूं कि गिरता हुआ है ग्राफ, चढ़ाई में नहीं हो। सुन लो बहन जी, गिरता हुआ है ग्राफ, चढ़ाई में नहीं हो। स्कूल से भागे हो, पढ़ाई में नहीं हो। और चालू चुनाव हो गए, तुम सोए हुए हो। लड़ना नहीं है या तुम लड़ाई में नहीं हो। लड़ना नहीं है या तुम लड़ाई में नहीं हो। अच्छा, कांग्रेस को अगर ना छुआ जाए, इस समय संसार का सबसे बड़ा चुटकुला बनी हुई पार्टी, तो उस पर तो जरूर कुछ कहना चाहिए। सुनिएगा कि कांग्रेस स्वस्थ होगी किस चारागरी के बाद, जब वैद्य कोई आएगा धनवंतरी के बाद। मम्मी जी कह रही हैं कि वैक्सीन लगेगी कांग्रेस के लला को 3 जनवरी के बाद। बच्चों को तभी लगनी थी। और आखिरी जो सत्तारूढ़ दल है उसको भी छेड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो हम वातावरण देख रहे हैं ना गोपाल भाई और अभिषेक जी, वो स्थिति ये है कि चाहे कुछ भी हो, आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है, ये वातावरण चल रहा है। उसी को मैंने अपनी व्यंग्य कविता में कहा है। रितिका सुनिएगा, देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। क्या कहते हैं अंधभक्त, देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। दुनिया बोले रहे बोलती हमको झूठा ढोंगी ही। वैन ब्रास्ट वोटर हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 की सीधी एक बात है, आएगा तो योगी ही। स्थिति ये है कि चाहे कुछ भी हो, आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है, ये वातावरण चल रहा है। उसी को मैंने अपनी व्यंग्य कविता में कहा है। रितिका सुनिएगा, देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। क्या कहते हैं अंधभक्त, देशभक्ति का ठेका है तो थोड़ी दिक्कत होगी ही। दुनिया बोले रहे बोलती हमको झूठा ढोंगी ही। वैन ब्रास्ट वोटर हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 की सीधी एक बात है, आएगा तो योगी ही। तो ये कह रहे हैं वोटर आज लोग। रितिका बहुत धन्यवाद सर, आप भी कुछ कह देते।
अभी जो कहा कि जो है इत्र के बारे में बताया, तो ये जो टोंटी वाला सिस्टम है, ये टोंटी चोर बोले ही जाते हैं ये। तो उनके लिए मैंने लिखा है कि आपे के घर में जो टोंटी लगी हैं, आपे के घर में जो टोंटी लगी हैं, उन टोंटिन को खुद ही रखियो। और क्या? और गलियां ने घूमे रहे जो, गलियां ने घूमे रहे जो, टोंटी चोरन से टोंटी बचाइयो। क्या बात है। और हाथी की बात हुई कि वो हाथी कितने बने हैं, वहाँ उन हाथी को कोई अब माला डालनी नहीं आता है कि जा जगे में कछु ना आधरो है, माया के मोह में ना फंसे जइयो। जा जगे में कछु ना आधरो है, माया के मोह में ना फंसे जइयो। और आपे के पीछे जो ओ परो है, आपे के पीछे जो ओ परो है, ए बाके ए चक्कर में कभू ना आइयो। इसके बाद अमित साहब जी पे कभी टिप्पणी उड़ जाती है कि ये जो है देश को क्या कर रहे हैं। तो जाकी इजादा अजीबे चले तो, जाकी इजादा अजीबे चले तो, ओ बाकों ओ साहा से बातें कराए दे। और सके करे जो ओ EVM पे, सके करे जो EVM पे, बाके ऊपर लट्ठे चलाए दे। अब बाद में आ जाते हैं, अब तो एक ही बच्चे जो जिनके घर में न तो बहू है न बहुमत है। बहुमत तो है, बहुमत मतलब हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है कि देश धर्म की ई रक्षा करे जो, देश धर्म की ई रक्षा करे जो, ओ बाको का भौना भूले ए जइयो। और उनके घर में बहू ना आवे, उनके घर में बहू ना आवे, अपने एक घर में बहुमत लइयो। वाह अभिषेक वाह। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब युवा कुछ सुना देता। सियासत से बहुत ज़्यादा रब्त तो है नहीं, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कहा तो केवल एक मतला एक शेर कि सलीके से हुकूमत के सितम तक भी नहीं होते, सलीके से हुकूमत के सितम तक भी नहीं होते, ये वो सूरज हैं जो चढ़कर गरम तक भी नहीं होते। और लगाते हैं सियासत में दिमाग अपना नए लड़के, पता जिनको न्यूटन के नियम तक भी नहीं। ये युवा नेताओं पर तो नहीं था। हमने पहले ही कहा ना, सियासत से हमारा रब्त है नहीं और मोहब्बत के सिवा कुछ हो भी नहीं सकता। 50 साल के लोग युवा होते हैं, ये बात भी हमें हिंदुस्तान में ही देखने को मिलती है। पहली बात तो ये है। बाकी मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो फेसबुक पर लगे रहते हैं, अपनी अपनी पार्टी के चक्कर में 2-2 3-3 घंटे कमेंट में बहस करते हैं, एक दूसरे के सामने साबित करते हैं कि ये पार्टी अच्छी वो पार्टी अच्छी। बस 2 लाइनें उनके लिए हैं कि सियासत और मोहब्बत में बहस बेकार है साहब। जो मीठे झूठ में खुश है वो तीखे सच नहीं सुनता। और मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि अलग हैं सियासी ख्यालात मेरे। मुझे ऐसी बातों पे लड़ना नहीं, बड़ा आदमी तो नहीं हूँ मैं, पर मुझे छोटे मसलों में पड़ना नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अपने युवा लोगों से कि बहस में वक्त बर्बाद ना करिए, आगे बढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। अब नारियों से हम कुछ नारी सशक्तिकरण पे भी कुछ सुनना पसंद करेंगे। जी, सबसे पहले 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि माँ की जान होती हैं बेटियाँ, पिता के दिल का अरमान होती हैं बेटियाँ। माँ की जान होती हैं बेटियाँ, पिता के दिल का अरमान होती हैं बेटियाँ। घर में होती हैं ये सबकी लाडली, सबके सिरों का ताज होती हैं बेटियाँ। घर में होती हैं ये सबकी लाडली, सबके सिरों का ताज होती हैं बेटियाँ। और अब जो गीत मैंने लिखा है, मत मारो बेटी को अपनी नाम ये करेगी रोशन, मत मारो बेटी को अपनी नाम ये करेगी रोशन। फूलों की बगिया सा महकाए घर आंगन, फूलों की बगिया सा महकाए घर आंगन। बेटी से महकता है बचपन, हाँ बेटी से महकता है बचपन और सजता है यौवन। मत समझो तुम बेटी को अपनी बेटों से कम, मत समझो तुम बेटी को अपनी बेटों से कम। और बेटियां क्या है वो बताती हूँ। कभी शांत है, कभी चट्टान है, बर्फ कभी अंगार। यही लक्ष्मी है वाणी, यही है यही दुर्गा अवतार। यही लक्ष्मी है वाणी, यही है यही दुर्गा अवतार। हर मंजिल तक पहुँचेगी ये,
हर मंजिल तक पहुँचेगी ये भूल कर हर गम। मत समझो तुम बेटी को अपनी बेटों से कम, मत समझो तुम बेटी को अपनी बेटों से कम। नए नए रिश्तों को बनाकर प्यार की डोल से निभाती, घर भर जाता है खुशियों से जब बेटी मुस्काती, घर भर जाता है खुशियों से जब बेटी मुस्काती। कभी भी ना होने दें, कभी भी ना होने दें बेटी की आँखों को नम। मत समझो तुम बेटी को अपनी बेटों से कम, मत समझो तुम बेटी को अपनी बेटों से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत खूब। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं जो है राजनीति पर ज़्यादा बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है, तो हम आपके तरफ से कुछ सुनना चाहेंगे। जी, अभी मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, हम अपनी बात उन्हीं से कह सकते हैं जहाँ से हमें आशाएं होती हैं, उम्मीद होती हैं। और अभी हम लोगों ने इलाहाबाद में देखा जो हुआ, उससे मुझे नहीं लगता कोई भी ना जानता हो वो हादसा। तो बस यही कहूँगी कि मतलब युवा हताश है कहीं ना कहीं, रोजगार संबंधी, शिक्षा संबंधी लेकर कहीं ना कहीं। तो कि न्यायालय में भीड़ लगाएं या धरना दे सड़कों पर, क्या अच्छा होगा यदि ये सब आ जाएंगे दंगों क्या पर। बात है थी, वाह, न्यायालय में भीड़ लगाएं या धरना दे सड़कों पर, क्या अच्छा होगा यदि ये सब आ जाएंगे दंगों पर। आरक्षण रिश्वतखोरी के मुद्दे अब भी बने हुए, आरक्षण रिश्वतखोरी के मुद्दे अब भी बने हुए। युवा हताश है नई आरक्षण रिश्वतखोरी के मुद्दे अब भी बने हुए हैं। और नई प्रणाली, नई नीतियों वाले कहीं कहीं ये ढोंग हुए, नई प्रणाली, नई नीतियाँ कहीं कहीं ये ढोंग हुए। आरक्षण रिश्वतखोरी के स्वांग अभी भी बने हुए, नई प्रणालियाँ, नई नीतियाँ कहीं अभी भी ढोंग हुए। और आशाएं हैं बहुत आपसे स्थिति सुधार दो बाबूजी, आशाएं हैं बहुत आपसे स्थिति सुधार दो बाबा जी। युवा हताश है, आप इन्हीं का कल संवार दो बाबा जी। युवा कहीं ना कहीं सच में हताश है। बाकी यहाँ पर सभी मौजूद कवि और कवियत्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन रविकांत के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।